हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और प्रॉपर वीडियो देख रहे होंगे और इसका आप लोग नॉलेज ले रहे होंगे। तो यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा कमेंट जो हमारे वीडियो पर आया था, उसमें हमने जो वीडियो बनाया था माइनर डीमैट अकाउंट में आप आईपीओ कैसे परचेज कर सकते हैं, आईपीओ के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन ये है कि कोई कोई बैंक तो ऐसे हैं जो माइनर अकाउंट में एसबा नहीं दे रहे हैं, कुछ बैंक ऐसे हैं जो माइनर अकाउंट के लिए यूपीआई नहीं दे रहे हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आप माइनर एक डीमैट अकाउंट में आईपीओ कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू अप्लाई हाउ टू अप्लाई आईपीओ इन माइनर डीमैट अकाउंट। मतलब हमें आईपीओ अप्लाई करना है किसमें, माइनर डीमैट अकाउंट में। तो माइनर डीमैट अकाउंट में आईपीओ आप कैसे अप्लाई करेंगे, इसके लिए हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपका माइनर का सेविंग अकाउंट ओपन हो गया है और उसका डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट माइनर का ओपन हो गया है। इसके लिए हमने वीडियो बना रखा है। अगर आप लोगों को ये देखना है कि कैसे सेविंग अकाउंट माइनर का ओपन होता है और कैसे डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। तो मेनली यहाँ पर हम बात करने आ जाए हैं कि आप माइनर के नाम से अगर आपको आईपीओ अप्लाई करना है माइनर के नेम से, तो आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि माइनर का एक डीमैट अकाउंट होगा, माइनर डीमैट अकाउंट। अब इसमें अप्लाई करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका एसबा और दूसरा तरीका यूपीआई। आप एसबा से अप्लाई कर सकते हैं एंड यूपीआई से अप्लाई कर सकते हैं। एसबा का फुल फॉर्म क्या होता है, एसबा के फुल फॉर्म से हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक्ड अमाउंट। मतलब एक अमाउंट ब्लॉक्ड हो जाता है, उसी से एसबा बनाया गया है, एप्लीकेशन सपोर्टेड ब्लॉक्ड अमाउंट। एंड यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, यूपीआई जो आप स्कैन करके पे करते हैं, यूपीआई आईडी के थ्रू पे करते हैं। इसमें ज़्यादातर लोगों को पता है यूपीआई क्या होता है। तो इस दो टाइप से आप अप्लाई कर सकते हैं माइनर अकाउंट के नेम से। या तो आप एसबा का यूज करेंगे या यूपीआई का यूज करेंगे। अगर आप एसबा का यूज करेंगे तो एसबा का यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास बैंक होगा, बैंक अकाउंट के इंटरनेट बैंक अकाउंट की इंटरनेट बैंकिंग में आपको लॉगिन करना पड़ेगा यूजिंग लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, जो कि आपको बैंक से मिला होगा, आप लोगों ने पहले से बनाया होगा। तो यहाँ पर बैंक की वेबसाइट पर जाके वहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग जिस बैंक का होगा, जैसे अगर एसबीआई का आपके पास अकाउंट है तो एसबीआई का इंटरनेट बैंकिंग, आईडीएफसी का है तो आईडीएफसी का इंटरनेट बैंकिंग, एचडीएफसी का है तो एचडीएफसी का, मतलब रिस्पेक्टिव बैंक के इंटरनेट बैंकिंग में आपको लॉगिन करना होगा। तो जब वहाँ पर लॉगिन करेंगे, पहले एसबा का देख लेते हैं उसके बाद यूपीआई का देखेंगे। जब वहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आप लोगों के जो कमेंट बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, उसमें ये आए हुए हैं कि किसी मतलब कोई बैंक एसबा दे रहा है, कोई बैंक नहीं दे रहा है। तो ये आरबीआई और हमारा सेबी का जो आपस में कम्युनिकेशन होना चाहिए वो ठीक से अभी है नहीं, क्योंकि एक रूल रेगुलेशन सबके लिए बनाना चाहिए कि सब लोग एसबा भी दो माइनर अकाउंट के लिए और यूपीआई भी दो। अगर आप ये दोनों नहीं दे रहे हो तो वो जब अप्लाई ही नहीं कर सकता, तो फिर डीमैट अकाउंट में आप क्यों ऐसा बोलते हो कि माइनर अकाउंट के डीमैट अकाउंट में आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हो। अगर आईपीओ आपको अप्लाई करवाना है तो प्रॉपर उसकी व्यवस्था भी करना आरबीआई और सेबी का काम है, लेकिन इसमें मिसकम्युनिकेशन है और मतलब कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर एसबा के थ्रू अगर अप्लाई करते हैं तो बैंक के इंटरनेट बैंकिंग में जाके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद एक आपको ऑप्शन मिलेगा एसबा, वहां से अप्लाई करना है। लेकिन वहां अप्लाई करने से पहले जब आपने माइनर का डीमैट अकाउंट ओपन करवाया था, तो वहां पर डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगे थे। जब आपने माइनर का डीमैट अकाउंट ओपन करवाया था तो वहां पर डॉक्यूमेंट्स लगा था बर्थ सर्टिफिकेट,
आधार कार्ड, ये जो दो डॉक्यूमेंट्स हैं बर्थ सर्टिफिकेट एंड आधार कार्ड, ये दोनों कार्ड आपके क्या थे, ये कंपलसरी था इसको देना, कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स ये था। और एक डॉक्यूमेंट्स था जो ऑप्शनल था, पैन कार्ड जो ऑप्शनल डॉक्यूमेंट था। तो ऑप्शनल का क्या मतलब हुआ कि आप पैन कार्ड ना भी देंगे तो भी आपका माइनर सेविंग अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये आप कहां पर लॉगिन कर रहे हैं, माइनर सेविंग अकाउंट में। तो यहां पर समझिए, माइनर सेविंग अकाउंट में अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया है तब भी आपका माइनर सेविंग अकाउंट ओपन हो जाता है। वहां पे फादर का पैन कार्ड यूज करके वो लोग मतलब ओपन कर देते हैं। तो अगर एसबा से अप्लाई कर रहे हैं और आपने पैन कार्ड दे भी दिया है, लेकिन आपके बैंक में जिसने अकाउंट खोला ये दोनों कंपलसरी डॉक्यूमेंट था, तो इसका डिटेल डाल दिया, पैन कार्ड का उसने डिटेल नहीं डाला। अगर पैन कार्ड का डिटेल नहीं डाला, आपने एसबा से अप्लाई कर दिया, तो किसका ये पैन कार्ड ले लेगा, आपके फादर का ले लेगा, मतलब माइनर के फादर का या जो भी गार्जियन होगा उसका पैन कार्ड ले लेगा। तो यहाँ पर आप अप्लाई किसके नाम से कर रहे हैं, माइनर के नाम से, लेकिन पैन कार्ड किसका आ जाएगा, अगर आपके इंटरनेट मतलब आपके अगर बैंकिंग में इसने पैन कार्ड रजिस्टर नहीं किया है, जिसने अकाउंट ओपन किया है, तो पैन कार्ड आपके गार्जियन का आ जाएगा, तो उससे रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन। तो यहाँ पर ये सब लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड क्या करना है, माइनर का पैन कार्ड रजिस्टर करवाना है उसके बैंक अकाउंट से। जब उसके बैंक अकाउंट से आप पैन कार्ड रजिस्टर करवा देंगे, फिर एसबा से जब अप्लाई करेंगे, तो जैसे स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक में अगर एसबा से अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर एक स्क्रॉल बार आ जाता है और यहाँ पर अकाउंट एक शो होगा जो मेन अकाउंट होगा फादर का। बट यहाँ स्क्रॉल बार में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक अकाउंट और शो होगा, वहाँ से आपको माइनर का अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है, माइनर का अकाउंट। तो जैसे ही माइनर के अकाउंट आप सेलेक्ट करेंगे, अगर आपका पैन कार्ड रजिस्टर्ड है तो उसके नीचे माइनर का पैन कार्ड वो अपने आप शो हो जाएगा, माइनर पैन। और अगर यहाँ पे गार्जियन का अकाउंट सेलेक्ट है तो क्या शो होगा, गार्जियन का पैन कार्ड शो होगा। तो अगर यहाँ पर माइनर का आपने पैन कार्ड रजिस्टर करवा दिया है और माइनर का अकाउंट नंबर यहाँ स्क्रॉल बार पे, यहाँ पर क्लिक करके स्क्रॉल बार पे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ माइनर का पैन शो होगा। ये आप इसमें जैसे अगर किसी का माइनर अकाउंट नहीं है, ज्वाइंट अकाउंट है, तो ज्वाइंट अकाउंट में भी ऐसे होता है। जैसे मान लीजिए किसी का ज्वाइंट अकाउंट है हस्बैंड वाइफ के नाम, या किसी के साथ भी भाई भाई के नाम, या किसी के साथ भी ज्वाइंट है, तो अगर आप ज्वाइंट अकाउंट से आईपीओ अप्लाई करते हैं तो ज्वाइंट अकाउंट का मतलब हो गया कि एक नाम से दो, मतलब एक से ज्यादा अकाउंट हो। तो यहाँ पर दो अकाउंट शो करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो अकाउंट शो होगा, जिस अकाउंट का को आप सेलेक्ट करेंगे उसका यहाँ पर पैन नंबर शो कर जाएगा। तो और अगर एक ही अकाउंट है तो उसमें दो पैन शो होंगे और आप दोनों के नाम से अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर माइनर के नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं तो जब माइनर का यहाँ पर अकाउंट नंबर सेलेक्ट करेंगे तो उसका पैन नंबर शो हो जाएगा और उसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे। तो एसबा के थ्रू अगर कोई भी अप्लाई कर रहा है एसबा के थ्रू, तो ये उसको श्योर करना होगा, ये इसको मेक श्योर करना होगा कि वहां पर जो भी पैन कार्ड शो हो रहा है या जिस पैन कार्ड के थ्रू अप्लाई हो रहा है वो माइनर का पैन कार्ड होना चाहिए। अगर माइनर का पैन कार्ड नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से एसबा से हम लोग मतलब आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं माइनर के। लेकिन बहुत से बैंक ऐसे भी हैं जो एसबा प्रोवाइड नहीं करते हैं माइनर के लिए। स्टेट बैंक एसबा प्रोवाइड करता है, आईडीएफसी एसबा नहीं प्रोवाइड करता है। कुछ ऐसे बैंक हैं जो यूपीआई, कोई बैंक ऐसे हैं जो यूपीआई प्रोवाइड करते हैं और एसबा भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे एसबीआई। और कुछ बैंक ऐसे हैं जो केवल एसबा प्रोवाइड करते हैं, कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो केवल यूपीआई प्रोवाइड करते हैं। तो अब आई थिंक एसबा में सबको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें अप्लाई करना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं यूपीआई से कैसे आपको अप्लाई करना है। अगर मान लीजिए आपका बैंक एसबा नहीं दे रहा है, आप एसबा से अप्लाई करना नहीं चाह रहे हैं,
वैसे एस्बा से अप्लाई करना ज़्यादा सही इसलिए होता है क्योंकि एस्बा में अमाउंट एट इंस्टेंट ब्लॉक हो जाता है और उसमें मतलब हमारा आईपीओ फेल होने का चांस नहीं रहता कि मतलब आपका अप्लाई नहीं हुआ। जबकि यूपीआई में क्या होता है, यूपीआई में माइंडेट आता है और कभी कभी माइंडेट फंस जाता है, आता ही नहीं है। तो या तो आप उसको कैंसिल करके फिर से अप्लाई करें, नहीं तो वो आपका अप्लाई कैंसिल हो जाता है। तो अगर यूपीआई से अप्लाई करना है तो जब आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया था तो उसी के साथ एक ओपन हुआ होगा ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट भी ओपन करने के लिए यही तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको लगे थे। पहला बर्थ बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा आधार कार्ड एंड तीसरा पैन कार्ड। अब यहाँ पर देखिए जो माइनर का पैन कार्ड यहाँ पर है, ये सबसे कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ पर ये सबसे कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। तो जब भी आपके माइनर का ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है तो वहाँ पैन कार्ड अगर आपका नहीं है तो ओपन ही नहीं होगा। जबकि यहाँ पर क्या था, पैन कार्ड सेविंग अकाउंट में, ये है हमारा सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट किसका, माइनर का। तो ये माइनर सेविंग अकाउंट के लिए यहाँ हम बात कर रहे हैं। और यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट एस्बा से अगर आप अप्लाई करेंगे तो माइनर का जो सेविंग अकाउंट होगा उसके इंटरनेट बैंकिंग को आपको लॉगिन करना होगा, या तो गार्जियन के, अगर गार्जियन के ही इंटरनेट बैंकिंग में माइनर का अकाउंट शो कर रहा है तो उसके गार्जियन के इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करके तब एस्बा से अप्लाई करना होगा। ऐसे अगर यूपीआई से अप्लाई करना होगा तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन करना होगा। किसके ट्रेडिंग अकाउंट में, माइनर के ट्रेडिंग अकाउंट में। गार्जियन के ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन नहीं करना है, माइनर के ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन करना है। किसके, यहां मैं लिख देता हूं, माइनर के ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन करना है। अब यहां मैं ये बता रहा था कि पैन कार्ड यहां पर सबसे कंपलसरी होता है, तो पैन कार्ड बिना इसमें रजिस्टर हुए ट्रेडिंग अकाउंट ओपन ही नहीं हो सकता है। तो यहाँ से ये कंपलसरी हो गई, मतलब ये श्योर हो गया, क्लियर हो गया कि अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन करके, माइनर के ट्रेडिंग अकाउंट में अगर लॉगिन करके हम आईपीओ अप्लाई कर रहे हैं तो श्योर है वो, मतलब माइनर के ही पैन कार्ड से अप्लाई होगा। यहाँ सेलेक्ट करने का कोई भी प्रोसीजर नहीं है। जैसे हमने अभी एस्बा के थ्रू देखा था कि इसमें एस्बा के थ्रू करेंगे तो हमें ये मेक श्योर करना होगा कि वहां पर जो पैन कार्ड जिसके थ्रू अप्लाई हो रहा है वो किसका पैन कार्ड है, वो माइनर का पैन कार्ड है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ हमें नहीं करना है, यहाँ पर माइनर का ही पैन कार्ड शो होगा जब आप माइनर का ट्रेडिंग अकाउंट यूज करके अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर जब आप ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन किया, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा होगा, जैसे आपने जीरोधा में ओपन करवा रखा है, फायर्स में ओपन करवा रखा है, या ग्रो तो अभी तक सपोर्ट नहीं करता था माइनर अकाउंट, अब देखना पड़ेगा सपोर्ट कर रहा है या नहीं, या आपने अप स्टॉक में या कोई किसी भी मतलब ब्रोकर के यहाँ आपने ओपन करवा रखा है, तो उसका ट्रेडिंग अकाउंट के प्लेटफॉर्म पे जाके आपके माइनर के लिए एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिला होगा, उसको यूज करके आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लॉगिन करना होगा। वहां से आईपीओ सेक्शन में जाना होगा, वहां से अप्लाई करना होगा। जब आप वहां से अप्लाई करेंगे तो आपको वहां पर माइनर का नेम और माइनर का पैन कार्ड सारा डिटेल शो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको मांगेगा एक यूपीआई आईडी। तो यूपीआई आईडी आप दे सकते हैं अपने फोन पे में, आपके फोन पे में यूपीआई आईडी होता है, फोन पे का दे सकते हैं, या तो आप गूगल पे का दे सकते हैं, या पेटीएम का भी दे सकते हैं। और उससे पहले ये मेक श्योर करना होगा कि आप किसी भी बैंक का यूपीआई आईडी नहीं दे सकते हैं। कुछ सेलेक्टेड बैंक का लिस्ट है, वो लिस्ट में कोशिश करूंगा इसमें कहीं से ऐड कर दूं। तो कुछ सेलेक्टेड बैंक का लिस्ट है जो कि यूपीआई से आईपीओ अप्लाई करने के लिए मतलब जिनको परमिशन मिला हुआ है, उन्हीं बैंक का यूपीआई आईडी केवल आप यूज कर सकते हैं। जैसे अभी जियो फाइनेंस बैंक है, तो जियो फाइनेंस बैंक को भी यूपीआई आईडी से, जियो फाइनेंस बैंक के यूपीआई आईडी से आप आईपीओ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस टाइप से कई बैंक हैं मतलब जिनके यूपीआई आईडी से आप आईपीओ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पर ज़्यादातर जो
नेशनलाइज बैंक है, बड़े बैंक हैं, उन सब के यूपीआई आईडी से आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस हो गया, आईडीएफसी हो गया, इन सब के यूपीआई आईडी से, जो बड़े बैंक हैं उनसे सबसे आप यूपीआई अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करना होता है, आपको यूपीआई आईडी डालना होता है। तो यूपीआई आईडी आप देख सकते हैं जाके, हर एक जो आपका यूपीआई मेनली जो ऐप आप यूज करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो 3 ऐप चलते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे एंड पेटीएम, इन तीनों में आप देखेंगे, आप खोजेंगे तो आपको यूपीआई आईडी मिल जाएगा। यूपीआई आईडी डाल के आप अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने पर जैसे मान लीजिए आपने 1 लॉट डाला, तो 1 लॉट का मतलब नियर अबाउट 15,000 का वहाँ पर माइंडेट एक आता है, मैसेज आएगा। उस मैसेज पे आप क्लिक करेंगे, फिर वहाँ से आप ओके करेंगे, वहाँ पर आपका अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तब आपका ये सक्सेस माना जाएगा कि आपका आईपीओ जो आपने अप्लाई किया था वो सक्सेस हो गया। अब यहाँ पर देखिए, माइनर अकाउंट में सबका अपना, हर एक बैंक का अपना अपना अलग अलग नियम है। अब जैसे मेरे पास 2 माइनर अकाउंट है आईडीएफसी बैंक में, एक 10 साल से कम वाला, एक 10 साल से ज़्यादा वाला। तो जैसे 10 साल से कम वाला जो अकाउंट है, उसमें जो सिग्नेचर होता है वो गार्जियन का सिग्नेचर होता है। तो गार्जियन का सिग्नेचर होता है, इसलिए उसने उसमें चेकबुक भी अलाउ कर रखा है, आईडीएफसी का मैं बता रहा हूँ। और एक एटीएम भी मिला हुआ है, जिसमें 10,000 उसका एक दिन का मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट है। और उसमें आपका मतलब लिमिट, कोई अपर लिमिट नहीं है ऑनलाइन ट्रांसफर का या यूपीआई ट्रांसफर का। जैसे यूपीआई से आप 1 लाख ट्रांसफर कर सकते हैं, एक दिन का लिमिट 1 लाख होता है, तो यूपीआई से 1 लाख ट्रांसफर कर सकते हैं। बट उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है 10 साल से ऊपर वाले में, जबकि होना क्या चाहिए था, 10 साल से नीचे वाले में रिस्ट्रिक्शन लगाना था। बट 10 साल से नीचे वाले में इन्होंने रिस्ट्रिक्शन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि उसमें जो सिग्नेचर है वो गार्जियन का है। तो 10 साल से ऊपर वाले में जो सिग्नेचर होता है वो माइनर का होता है। तो माइनर का जो 10 साल से ऊपर वाला अकाउंट है, उसमें जो यूपीआई का उनका लिमिट है वो 40,000 का है। अगर आप एक साथ 40,000 से ज़्यादा पेमेंट करना चाहें तो नहीं होगा। एक दिन का लिमिट मैक्सिमम 40,000 है, और ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने का भी एक दिन का मैक्सिमम लिमिट 40,000 ही उसमें है। तो उसके थ्रू हमने आईपीओ अप्लाई किया था, और एचएनआई आईपीओ अप्लाई किया था। तो एचएनआई आईपीओ में क्या होता है, मोर देन 2 लाख का पेमेंट उसमें होता है। तो वहाँ पे अमाउंट तो ब्लॉक हो जाता है 2 लाख का, लेकिन उसकी लिमिट क्या होती है, एक दिन में 40,000 ही आपके अकाउंट से विड्रॉल हो सकता है। तो उस केस में हमने देखा, हमारा 2 आईपीओ हमें मिला था एचएनआई का। तो उस केस में क्या हुआ, 40,000 करके 5 दिन, तो 40,000 हजार करके 2 लाख अमाउंट विड्रॉल होता है। फिर एक दिन जो अमाउंट बचा होता है वो विड्रॉल हो जाता है। मतलब हर एक दिन आपका 40,000 विड्रॉल होता रहता है। तो इस टाइप से बैंकों के अपने अपने अलग अलग नियम हैं। अब आपका किस बैंक में अकाउंट है, आप लोग वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं कि उसका क्या रूल है, कि अब जब आप यूज करेंगे तभी आपको पता चलेगा। अब जब और मेरे एक दोस्त का अकाउंट है, उनके मतलब बच्चों का माइनर अकाउंट है एसबीआई में। तो एसबीआई में जब हम लोगों ने अकाउंट ओपन किया था, मैं खुद गया था ब्रांच में अकाउंट ओपन करवाने, तो हमने जिस टाइप से अकाउंट ओपन किया था उसी टाइप से हमने एक वीडियो बना के मतलब बनाया हुआ है कि उसमें सीआईएफ कैसे लिंक करना है, कैसे माइनर के अकाउंट से गार्जियन का सीआईएफ लिंक होगा। सेम टू सेम हमने वैसे ही करवाया था। और उसमें हमें यूपीआई भी मिला हुआ है, यूपीआई से भी पेमेंट होता है, विड्रॉल करके हमने सब कुछ देख लिया है, आईपीओ भी अप्लाई करके देख लिया है, यूपीआई से भी, एसबा से भी, सब टाइप से होता है। बट बहुत से हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन लोगों ने कमेंट किया था कि हमारा एसबीआई में अकाउंट है, वहाँ पर यूपीआई आईडी मतलब यूपीआई में शो ही नहीं कर रहा है। तो हो सकता है अब एसबीआई वालों ने ऐसा किया हो कि वहाँ पर शो करना मतलब बंद कर दिया हो माइनर अकाउंट में। बट पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, पहले वो शो करता था। हम अभी भी यूज कर रहे हैं, हमारे एक दोस्त के पास है, हम अभी भी उसको यूज कर रहे हैं, मतलब देखे हैं वो यूज करते हैं। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें एसबा भी चलता है और यूपीआई भी चलता है। ऐसे हमारे पास आईडीएफसी का है, तो हमें माइनर अकाउंट में अगर आईपीओ अप्लाई करना होता है तो हम आईडीएफसी का यूज करते हैं। माइनर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो माइनर के अकाउंट का यूपीआई आईडी यूज करना है, और अगर आप गार्जियन का अप्लाई कर रहे हैं तो गार्जियन के अकाउंट का यूपीआई आईडी यूज करना है। बट अगर आपको यूपीआई आईडी मिल गया है माइनर का तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिला हुआ है तो कोई बात नहीं, इसमें भी आप
मेजर मतलब इसमें भी आप गार्जियन का यूज कर सकते हैं। अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, बट ये सेबी का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग फिट नहीं आता है। तो आप कोशिश करिए कि माइनर का ही यूपीआई आईडी यूज करें। अगर आपके पास माइनर का यूपीआई आईडी नहीं है तो आप गार्जियन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग आप माइनर का ही यूज करें। तो आई थिंक सब लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि माइनर डीमैट अकाउंट में हमें अगर आईपीओ अप्लाई करना है तो उसके दो तरीके हैं। एक एस्बा के थ्रू है। एस्बा में हमें बैंक के इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके जाके हमें अप्लाई करना होता है। वहाँ पे कोई माइंडेट नहीं आता है, अमाउंट तुरंत ब्लॉक हो जाता है और ये इसका सक्सेस रेट ज़्यादा है, 100% श्योर होता है। इसमें प्रॉब्लम ये भी 100% श्योर होता है, बट इसमें एक प्रॉब्लम कभी कभी आता है कि जब आपने अप्लाई किया तो माइंडेट नहीं आता है। माइंडेट कभी कभी 1 घंटा बाद आता है, कभी आधे घंटे बाद आता है, कभी तुरंत आ जाता है, कभी 5 मिनट बाद आता है, कभी आता ही नहीं है पूरे दिन में। तो अगर मान लीजिए माइंडेट नहीं आया और आपका लास्ट दिन है तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, बट चांसेस इसके बहुत कम होते हैं। नॉर्मली मतलब फेल होने के चांस बहुत कम ऐसे रहते हैं कि माइंडेट ना आए। तो इन दोनों टाइप से आप किसी भी टाइप का यूज करके आप यूपीआई का यूज करिए या एस्बा का यूज करिए। आप इन दोनों टाइप से माइनर के ट्रेडिंग अकाउंट का यूज करके या माइनर के बैंक अकाउंट का यूज करके आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो इन दोनों में अप्लाई करने में तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसका सबको टाइम से जवाब दे दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।